हाँ जी, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है नैतिक मार्गदर्शन और कानून। हमारे सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन है नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा। लेकिन नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा पे शिफ्ट होने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि नैतिक मार्गदर्शन क्या है और नैतिक मार्गदर्शन के और क्या क्या चीज़ें हैं जो नैतिक मार्गदर्शन में एक लोक सेवक को काम में आ सकती हैं, और फिर हम शिफ्ट होंगे अंतरात्मा में। तो आज का लेक्चर और अगला लेक्चर मिला के कंप्लीट होगा नैतिक मार्गदर्शन और आपका अंतरात्मा, पूरा ये वाला टॉपिक। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हुए थे, थोड़ा फैमिली के कामों में बिज़ी था, तो उस चक्कर में वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। अब कोशिश करूँगा रेगुलर रहूँ। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करें रेगुलर रहें। मामला है आगे बढ़ना तय है, इसमें कोई शक नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बढ़ना तय है। ठीक। और जैसा कि अभी तो तुक्के चल रहे हैं कयास कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या छूट मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी। इंदौर भोपाल तो थोड़ा रिस्की जोन है, तो अभी बाहर से आने की छूट नहीं मिलेगी जैसे चांसेस हैं। लेकिन बहरहाल मेरी इस बात को दिमाग में रखिएगा, जब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का आदेश ना मिले तब तक इंदौर आने की गलती ना करें। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ठीक। बी सेफ, थोड़ा सा ध्यान रखना वहाँ ज़रूरी है। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है, तो मुझे बोला कि इस पे वीडियो बनाना। मेरी बात हो रही थी कल सुरभि मैम से, तो सुरभि बोली कि इस पे आप वीडियो बना सकते हैं। तो मैं एक बात बोला कि अगर मुझे समझ आएगा तो शायद मैं सोचूं। फिर अपन ने आज पूरा पेपर बहुत ध्यान से पढ़ा, फिर अपने को एक चीज़ समझ आई कि अपने को कुछ समझ नहीं आया, बाद में अपन रट्टा मार लेंगे इसको। ठीक। देखते हैं आगे ऊँट किस करवट बैठता है। बहुत अच्छा चल रहा है। एक सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक सजेशन है, मानना मानो, नहीं मानना तो आपकी मर्ज़ी। आप पीएससी एस्पायरेंट हो, आपका काम है सरकार की पॉलिसी पढ़ना, उसके लाभ हानि लिखने के हिसाब से दिमाग में रखना, इस चीज़ को दिमाग में रखना। और अगर कोई पूछे उसके बारे में पक्ष या विपक्ष, तो एक संयमित आंसर्स देना। आप राजनीतिक लोग नहीं हो जो किसी पार्टी के समर्थन में सामने आओ या किसी के विरोध में सामने आओ। ऑल्दो हम लोग भी नहीं हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी देंगे और साथ में टीचर भी हैं। तो अगर हम ये काम करेंगे, किसी पार्टी के समर्थन या विपक्ष का काम करेंगे, तो आपकी विचारधारा में वो चीज़ के पनपने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन फिर भी कई कंसेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा एक बार के नेक्स्ट लेवल जाना पड़ता है सही गलत बोलने के लिए। पर उसका बिल्कुल उद्देश्य नहीं रहता है किसी पार्टी के उसमें आदमी को फोकस किया जाए, और ना ही किसी टीचर को स्पष्टता किसी पार्टी के सपोर्ट में, समर्थन में या विपक्ष में कूद के आना चाहिए, क्योंकि लोगों की विचारधारा कुछ हद तक प्रभावित होती है। और मैं पहले ही बोला हूँ, विचारधारा अपनी स्वयं की बनाए, सुने सबकी, जो ज़्यादा सही लगे उसकी तरफ इशू करें। ठीक। नैतिक मार्गदर्शन के पहले एक थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक चीज़ है स्टीरियोटाइप। जिन लोगों ने इंदौर में एथिक्स पढ़ी थी मुझसे, वो शायद स्टीरियोटाइप नहीं, स्टीरियोटाइप पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ा है, ऑनलाइन क्लास में पढ़ा है। पूर्वाग्रह नहीं पढ़ा है, नहीं नहीं, पूर्वाग्रह ऑफलाइन क्लास में इंदौर में हॉल में जब एथिक्स पढ़ाता था, तो उस टाइम जिनने पढ़ा था, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसको आप कभी आपके साथ हुआ नहीं है, आपको उसकी सच्चाई पता नहीं है, उसके पीछे लॉजिक पता नहीं है, लेकिन बस आप सुन सुन के एक हवा बना देते हो कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। वो होता है स्टीरियोटाइप। नॉर्मली बुरा ही होता है, अच्छा स्टीरियोटाइप नहीं बनता। मैं जब एथिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे लिए एक भयंकर स्टीरियोटाइप चला, और था, बहुत हद तक था, कि शायद अभी भी हो, कि अनमोल सर पेपर 3 पार्ट 2 के टीचर हैं, साइंस टेक इन्वायरमेंट, एथिक्स कैसे, पढ़ के देखा ही नहीं है, हैं, बात ख़त्म करो। मतलब ऐसा सीन था। अभी जिस हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं तो ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि अपने एवरेज व्यू 250 के आसपास जाते हैं हर वीडियो के, और वॉच टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है। यूट्यूब में अगर आप 30 सेकेंड 1 मिनट देख लो तो आपका माना जाता है कि व्यू है, लेकिन अपना जो एवरेज वॉच टाइम है इस चैनल पे, वो एवरेज वॉच टाइम 15 से 18 मिनट जाता है। तो 20-22 मिनट के तो वीडियो होते हैं, 15 से 18 मिनट जाना तो ऑब्वियस सी बात है, आप में से कई लोग ये स्किप कर दोगे मेरी कहानी। तो ये स्टीरियोटाइप
हमारे यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा बनते हैं, धर्म को लेकर, जात को लेकर, समाज को लेकर, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर। हम पीएससी में पढ़ने आए हैं, सिलेक्ट हों ना हो, अच्छा जाएं बाद में बुरा जाएं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना हमारे लिए ज़रूरी है। किसी भी धर्म को, जात को लेकर स्टीरियोटाइप ना बनाएं। जब तक आप प्रत्यक्षता उन चीज़ों को ना देख पाएँ, किसी की सुनी हुई बातों को अपने जहन में शामिल ना करें। एक आदमी था कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स दोनों दोस्त थे। मार्क्स का नाम पे मार्क्सवादी विचारधारा चलती है। तो मार्क्स ने कहा था धर्म एक अफीम है। सरकार हर आदमी को नशा अफीम नहीं दे सकती, तो धर्म बांट देती है। ये मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि कोरोना को धर्म से बहुत जोड़ा गया, दिल्ली के मरकज़ को लेके। मैं भी जहाँ लोगों से जिनसे मेरी बात हुई वहाँ पे भी मुझे यही सुनने को मिला, जिनको पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, नॉलेज ही नहीं है शायद, जहाँ तक है कई चीज़ों का, बहुत ही बेसिक एजुकेशन और बेसिक थॉट प्रोसेस से वंचित हैं वो लोग। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर है कि कोरोना फैला कहाँ से है, मरकज़ से, दिल्ली से, निज़ामुद्दीन मरकज़ से। पूरा सच नहीं है, हाँ नुकसान हुआ ज़रूर है उस मरकज़ में, क्योंकि वहाँ पे कोरोना संक्रमण की स्प्रेड तेज़ हुआ, तो गलत तो है, लेकिन पूर्णतः वो जिम्मेदार है ये भी सही नहीं है। सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती मरकज़ पे दोष करके। लेकिन बहरहाल मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स वाला सीन, धर्म एक अफीम है। मरकज़ में जितने लोग रहे गलत था, गैरकानूनी था, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सरकार फ्री है। सेम वो उसका ही एक मिलता जुलता स्वरूप इस लॉकडाउन का उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग ज़ीरो देखने को मिला मध्य प्रदेश के सागर में कल। शायद जो मैं न्यूज़ में देखा कि कुछ आयोजकों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है, मतलब इस चीज़ का आयोजन किया गया। जैन मुनि विहार कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, नॉर्मल प्रोसेस है, गुरुजन विहार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पैदल चलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्मली रहती है उनके पैदल चलने में, और अपना वो आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर मोदी जी वाले नहीं, वो आत्मनिर्भर एक्चुअल में अपने आत्मनिर्भर है। तो नॉर्मल प्रोसेस थी, लेकिन उनके विहार के लिए बहुत सारे भक्तगण इकट्ठे हुए। जहाँ पे नाम धर्म आता है ना, वहाँ पे लॉजिक ख़त्म हो जाता है। अपने घर की बात बताता हूँ, किसी और की बात क्या। दो लोगों के नाम लूँगा, एक मेरी मम्मी और सेम आंसर सतीश सर, महात्मा गांधी अपने। इन दोनों ने मुझे एक बात बोली थी जब मैं इनको बोला था कि कोरोना गड़बड़ हो सकता है, ज़रा बी सेफ़। मेरी मम्मी उस टाइम नाना क्या थी, तो मैं बोला था वापस आ जाओ, और सतीश सर बोला था सर ऑफ़ कर देना चाहिए। तो दोनों ने बोला था अरे कुछ नहीं होने वाला, और व्हाट्सअप की वो गर्मी बढ़ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। और दोनों की मुझसे एक बात निकली थी, अभी देवी जी का टाइम आने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। 3 धर्मों का एग्जाम्पल लिया मैंने, या तीनों में धर्म के नाम पे आप लॉजिक को क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। तो इस धर्म के चक्कर में लॉजिक को बाहर निकालना सब जगह देखने को मिलता है। तो किसी एक धर्म को ही गलत मानना, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराना ना। हमारे टीचर है, सब नाम जानते हैं उनका, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, शानदार आदमी। कल सर ने बोला था पीएससी करने के बाद आप सिलेक्ट हो नहीं हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि आप अच्छे इंसान बन जाओगे। अगर आप पीएससी करके भी एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो कुछ गड़बड़ रह जाएगी जरूर। तो मेरा मानना है उस पर ज़रूर काम करना, बाकी तो फिर दुनियादारी चलती रहती है, छोड़ा जाए। वापस का आता हूँ, नैतिक मार्गदर्शन। नैतिक वही चीज़ जो अच्छे बुरे में भेद बताए वो नैतिक, जो बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाए नैतिक, और उसी नैतिक का मार्गदर्शन रास्ता दिखाना, ऐसा रास्ता दिखाना जो आदमी को अच्छाई की तरफ लेके जाए, नैतिक मार्गदर्शन कहलाता है। अगर मैं डेफिनेशन वाइज बात करूँ तो इसकी बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन रहती है कि अंतरात्मा के आदेश के अधीन किया गया मार्गदर्शन ही नैतिक मार्गदर्शन है। ठीक, तो अभी तो यहाँ पे ये मान के चलें, ऐसा मार्गदर्शन जो अच्छे और बुरे में अंतर कराए नैतिक मार्गदर्शन कहलाता है, क्योंकि अंतरात्मा में कल बताऊँगा। ठीक, नैतिक मार्गदर्शन के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, बाहरी स्रोत और आंतरिक स्रोत। ज़रा ध्यान से देखना भाई, बाहरी जो बाहर से आपके ऊपर फोर्स किए जाए, आंतरिक जो कभी आपके ऊपर फोर्स बाहर से नहीं किए जाते लेकिन अंदर से करने की इच्छा होती है। ज़रा समझना,
मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना है, तो एक तो कई लोगों के अंदर अंदर से ही एक चीज़ आती है कि नहीं भाई, मुझे तो ईमानदारी से ही जीवन जीना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। ये अंदर से आवाज़ आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों के अंदर से आवाज़ नहीं आती, उनको बाहर से रास्ता दिखाना पड़ता है। उनको बताना पड़ता है अगर चोरी की तो जेल जाएगा, उनको बताना पड़ता है भ्रष्टाचार किया तो जेल जाएगा। तो वो चीज़ जो बाहर से लाग आपके ऊपर थोपी जाती है, वो बाहरी स्रोत होते हैं जो अंदर से आते हैं, जिसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता। अंदर से जो आंतरिक स्रोत जो होते हैं ना, उसके लिए आप किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते, आप खुद के लिए जवाबदेह होते हो। आपने अपने अंदर के लॉजिक को तोड़ा तो आपको खुद को गिल्टी फील होगी, ग्लानि फील होगा। और बाहर के अगर स्रोत को, बाहर के दबाव को आपने छोड़ा तो आपको सज़ा हो सकती है, समाज के अंदर दबाव महसूस हो सकता है, अच्छाई बुराई सब देखने को मिल सकता है, तारीफ प्रशंसा दंड सब देखने को मिल सकता है। तो बाहरी स्रोत है, ठीक है। बाहरी स्रोत नैतिक मार्गदर्शन के क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला बाहरी स्रोत हो सकता है कानून, जिसको मैं डिटेल में डील करूँगा आज। कानून तो उसको छोड़ देते हैं। दूसरा प्रथाएं, ट्रेडिशन, लंबे समय से समाज में चली आ रही परंपराएं, वही है ट्रेडिशन। जैसे कि शादी की प्रथा, अब तो एक संस्था हो चुकी है भारत में शादी, लेकिन शादी की प्रथा लंबे टाइम से प्रथा थी। शादी करेंगे, एक पुरुष एक महिला साथ में आएंगे, अपना जीवन आगे का साथ में व्यतीत करेंगे, संतान उत्पत्ति के आगे बढ़ाएंगे जीवन चक्र को। बड़ा सिंपल सा था, बाहरी स्रोत था। अगर कोई बिना शादी करे साथ रहता है, जो कि लिव इन रिलेशनशिप आज के ज़माने में कहलाता है, तो वो क्या है, समाज के लिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको मार्गदर्शन बता रहा है कि साथ रहना है तो भाई शादी कर लो, प्रथा है। कानून से नीचे इससे बड़ा होता है क्या, कानून। कानून, संसद के पास संविधान है, संविधान में हर चीज़ तो लिखी नहीं गई है। तो संविधान के मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, आम जनता को बताने के लिए, आम जनता को सही रास्ते पे चलाने के लिए, आम जनता को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट मतलब रेगुलेट, आम जनता को रेगुलेट करने के लिए संसद मिलकर बनाती है। संसद और राज्य में विधायिका, ये मिलकर बनाते हैं कानून। तो संविधान से छूटा क्या हो गया, कानून, ठीक। अब कानून के साथ दिक्कत होती है ना, हर आदमी कानून नहीं समझ पाता। कानून बड़े लेवल पे समझ रहे, जो आईएएस है, सेक्रेटरी है, उनके लिए आपके कानून समझ गए, लेकिन उनके नीचे के स्तर पे जो अधिकारी हैं वो पूरे कानून को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। या फिर मैं कहूँ, कानून को लागू कराने के लिए बनाए जाते हैं नियम, रूल्स, ठीक। सबसे पहले संविधान, संविधान के नीचे कानून, और कानून के नीचे क्या आ गया, नियम। इस कानून को लागू कराने के लिए क्या बनाया मैंने, रूल्स, नियम। और इन नियम को लागू कराने के लिए बनाए जाते हैं रेगुलेशन, विनियम, जो सबसे नीचे तह में होते हैं। तो नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कानून हो सकते हैं, प्रथा हो सकती है, नियम हो सकते हैं, विनियम हो सकते हैं, पूर्व निर्णय हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, तो वो हो सकते हैं। ये सब किसके स्रोत हो सकते हैं, आपके नैतिक मार्गदर्शन के। नैतिक मार्गदर्शन की कुछ विशेषताएं होती हैं, आप नोट कर लेना, मैं उसको अंतरात्मा के बाद बताऊंगा अभी, क्योंकि समझ नहीं आएगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं, कानून क्या है और कानून नैतिक मार्गदर्शन के रूप में कैसे आता है। कानून क्या है भाई, कानून सिंपल सी चीज़ है। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र में संसद के पास और राज्य में विधायिका के पास। मतलब मैं कहूँगा कानून राज्य द्वारा, राज्य स्टेट, स्टेट मतलब वही जिसके अंदर वो चारों चीज़ें हैं, भूभाग हो, जनसंख्या हो, संप्रभुता हो, सरकार हो, ठीक। तो वही राज्य, राज्य के द्वारा अध्यारोपित वे मान्यताएं जिनका उल्लंघन दंडनीय हो, जिनके उल्लंघन से समाज में अराजकता फैल जाए, वो कानून कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल से समझता हूँ। कानून जैसे कि किस चीज़ के ऊपर कानून बताऊँ, जीएसटी, ये भी कानून है। और आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भी कानून है। जीएसटी कहता है किस किस व्यक्ति को कितना कितना कमाई पे कितना टैक्स भरना है। तो राज्य के द्वारा अध्यारोपित है, ये बात तो खत्म होगी, राज्य ने बनाया है, केंद्र सरकार ने। जिनके उल्लंघन पर अराजकता फैल जाए, अगर मैं अपना जीएसटी चोरी करके नहीं भरूं, उल्लंघन किया, सरकार को रेवेन्यू घाटा होगा। ऐसे मेरे को देखा सी कि 10 लोग और करना चालू कर देंगे, 10 को और 100 को और 1000, 1000 को 1 लाख, सब लोग अगर रेवेन्यू चुराना चालू कर देंगे, सरकार को घाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या विकास के काम हो सकेंगे? क्या सरकार अपना काम प्रॉपर कर सकेगी? नहीं। तो क्या सिस्टम जो चल रहा है वो चल पाएगा? नहीं। तो उससे क्या हो जाएगा,
अराजकता फैल जाएगी। और इस अराजकता को रोकने के लिए क्या होता है, कानून दंडनीय होते हैं। कानून का उल्लंघन क्या होता है, दंडनीय होता है। ठीक, तो कानून बड़ा सिंपल है, राज्य द्वारा अध्यारोपित वे मान्यताएं हैं जिनके उल्लंघन से अराजकता फैल सकती है, इसलिए इनका उल्लंघन दंडनीय होता है। ठीक, कानून की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, बड़ा सिंपल है, कानून तर्क संगत होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। जिस कानून में लॉजिक नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक कानून है आपके पास फॉर एग्जांपल कि हर व्यक्ति को पानी का अपव्यय कम करना है। अच्छा है भाई, कानून बना दिया आपने, पानी का अपव्यय कम करना है। या आपने एक कानून बना दिया कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन खर्चे के हिसाब से हम 25 लीटर पानी देंगे। चलो ये भी अच्छी बात है, आप बना सकते हो कानून, आपके पास पावर है। लेकिन आप अचानक से बना दो कि हम हर व्यक्ति को प्रतिदिन खर्चे के हिसाब से 2 लीटर पानी देंगे, लॉजिकल ही नहीं है ना। कोई लॉजिक है इसके पीछे? क्या आदमी सर्वाइव कर सकता है 2 लीटर में? नहीं कर सकता। तो अगर तर्कसंगत नहीं होगा तो कानून की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक, जो भी कानून हो व्यक्ति के नैतिक पहलू का अनुपालन करे, मतलब ऐसा ना हो जो उसके नैतिक पहलू का विपरीत जाता हो। आप कंपलसरी नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति को भारत में नॉनवेज खाना कंपलसरी है, आपने कानून बना दिया, लेकिन जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं उनके नैतिक पहलू का उल्लंघन करता है, तो ये कानून अच्छा माना जाएगा क्या? नहीं। तो ये कानून की विशेषता होती है, कानून किसी के नैतिक पहलू का उल्लंघन ना करे, नैतिक पहलू को फॉलो करे। आपने अगर कानून बनाया है तो जनता को जागरूक करना आपकी ज़रूरी है। आपने कानून बना दिया और एक दिन मुझे पकड़ के ले गए, तूने कानून का उल्लंघन किया, तुझे सज़ा होगी, मुझे कानून के बारे में आपने बताया ही नहीं, बताओगे ही नहीं तो मैं कहाँ से मानूंगा? तो पहला क्या है कि कानून के लिए जन जागरूकता भी की जाए, ये होना चाहिए। कानून की एक और खासियत, कि कानून हमेशा सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देता है, किसी आपके या मेरे हित को नहीं देता है, वो हमेशा किसके उसको प्राथमिकता देता है, सबके हित को, एक बड़े लेवल के हित को। और कानून के साथ एक खासियत होती है कि कानून जब भी होता है वो बाध्यकारी होता है, मतलब आपको पालन करना ही है। अगर आपने नहीं किया तो आप जाओगे अंदर। ठीक, अच्छे कानून के लक्षण क्या क्या हैं? विशेषताओं से ही मिलती जुलती एक चीज़ है। अच्छा कानून के लक्षण सिंपल सा है, सामान्य के हित में हो, किसी वर्ग विशेष के हित में ना हो, सभी वर्गों को साथ में लेकर चले, भेदभाव ना क्रिएट करे, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग कानून ना हो, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ ना हो। प्राकृतिक न्याय के खिलाफ मतलब प्राकृतिक कानून जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक आप कानून बना दो कि हर महिला को लगातार नौकरी करनी है, पुरुषों के समान उनके काम करने के वो रहेंगे, रूल्स रहेंगे, काम करने के नियम रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि महिला के जीवन में एक काल आता है जिसे कहते हैं गर्भकाल, गर्भवती काल, जिस टाइम मैटरनिटी लीव मिलती है। अगर आपने बना दिया कि महिला और पुरुषों को छुट्टी एक समान दी जाएगी तो महिलाओं को मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। और ये मैटरनिटी लीव उनके लिए एक प्राकृतिक कानून है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार महिला वो जो फेज़ आता है मैटरनिटी के लास्ट पीरियड में और बच्चे की शुरुआती दिनों में, उस टाइम काम करने की हालत में बिल्कुल नहीं रहती है, शारीरिक तौर पे भी और बच्चे की देखभाल के लिए भी। तो आप ऐसा कानून कभी नहीं बना सकते जो प्राकृतिक कानून का उल्लंघन हो। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा मजबूत संसद जो कानून बनाने की शक्ति रखती है वो ब्रिटेन की है। कहा जाता है कि ब्रिटेन का राजा, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वेस्टमिंस्टर के बारे में बात फेमस है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कानून नहीं बना सकता जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ। वो ये नहीं बोल सकता कि आप एक दिन में केवल इतने लीटर ऑक्सीजन की सांस लेंगे, क्योंकि नेचुरली पॉसिबल नहीं है ना। जो चीज़ नेचुरली पॉसिबल नहीं है उसके बारे में कानून नहीं बन सकता। ठीक, कानून ऐसा हो जिसके लिए सभी का पालन करना संभव हो। सभी के पालन करना संभव हो मतलब आप अचानक से एक कानून बना दो कोरोना के बाद कि हर आदमी भारत में N95 मास्क पहन के घूमेगा, मास्क पहन के घूमेगा। अगर N95 मास्क पहन के घूमेगा, आपने कानून बना दिया, तो क्या हर आदमी वो 70-80 रुपये का मास्क पहनने की कैपेसिटी रखता है हिंदुस्तान में? अब ज़बरदस्ती ऊट पटांग से बात मत करना कि अरे 60-70 ही तो है, वो तुम्हारे मेरे लिए है, जो पैदल निकल रहा है उससे पूछो। तो ऐसा कानून ना हो कि वो अमीरों और गरीबों में विभेद क्रिएट करे कि सब सैनिटाइज़र जेब में लेके घूमेंगे। फ्री दोगे तो चलेगा, लेकिन खुद के पैसे से पॉसिबल है क्या? वर्ग में भेद हो जाएगा। ठीक, जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया हो, विभिन्न व्यक्तियों को अधिकार व दायित्व न्यायोचित ढंग से प्रदान किए गए हों। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप कानून लागू करते हो तो कानून लागू कराने की अथॉरिटी किसी व्यक्ति के हाथ में देते हो। उसके पास शक्ति होती है कि दूसरे लोगों के ऊपर कानून लागू कराए, और कानून लागू कराने के साथ साथ उस व्यक्ति के साथ पास कुछ कर्तव्य आते हैं कि सार्वजनिक हित के लिए उसे क्या क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो पुलिस है उसके ऊपर दायित्व है इस टाइम लॉकडाउन को फॉलो कराने का।
लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर एक कर्तव्य भी है, आम जनता के सहूलियत का, आम जनता के सार्वजनिक हित का ध्यान रखने का। तो जहाँ पर आपके पास दायित्व होंगे, जहाँ आपके पास शक्तियाँ होंगी, उसके साथ आपके पास क्या आएगा, कर्तव्य आएगा। तो वो कानून के साथ चलते रहते हैं। ठीक। अब लोग आप पूछोगे, जब अपने सिलेबस में लिखा है मार्गदर्शन, नैतिक मार्गदर्शन और अंतरात्मा, तो आप कानून क्यों पढ़ा रहे हो? भाई, अब पढ़ने का तरीका होता है, जरा सा लेवल पे पढ़ें, सिलेबस के वर्ड बाय वर्ड ना जाएं, बहुत बुरा होता है ये, सिलेबस के वर्ड बाय वर्ड जाके पढ़ना नहीं। अगर नैतिक मार्गदर्शन वहाँ पे दिया है तो पहले हमको देखना पड़ेगा नैतिक मार्गदर्शन क्या है, फिर हमको देखना पड़ेगा नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत क्या है। तो मैंने इसमें प्रथाएं, नियम विनिमय, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कानून की कर रहा हूँ। ये बड़ा टॉपिक और छोटा सा भी है और ज़रूरी भी है। ठीक। तो ये हो चुका है आपका कानून क्या है, कानून की विशेषताएं क्या है। अब आप बोलो नैतिक मार्गदर्शन में कानून का क्या योगदान है। नैतिक मार्गदर्शन में कानून का बहुत सिंपल सा योगदान है। आप बोल रहे हो मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, और रास्ता कब देखना होता है? जब आप फंस जाते हो, जब आप एक चौराहे पे खड़े होते हो और आपको समझ नहीं आता किधर जाना है, उस टाइम आपको ज़रूरी होता है क्या, रास्ता दिखाना या मार्गदर्शन। और नैतिक मार्गदर्शन किस टाइम? जब आप नैतिक दुविधा में हो, जब आप ऐसी जगह फंस चुके हो जो कि आपकी दुविधा नैतिकता को लेकर है। अपन पढ़ चुके हैं, दो विकल्प हैं, दो में से कोई एक विकल्प नैतिकता को लिए हुए है, दोनों को साथ में चुनना पॉसिबल नहीं है, एक को चुनना है, लेकिन चुन के सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि नहीं आ सकती, नैतिक दुविधा कहलाती है। जब आप ऐसी नैतिक दुविधा में फंसते हो तो आपको ज़रूरत होती है मार्गदर्शन की। ठीक है। तो ऐसे में कानून किस काम में आएगा? सिंपल सा है, अगर उस कंडीशन में आपको बोला गया है कानून ने कि सीधे जा, तो इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, सीधे जा, क्योंकि कानून है तो उसका पालन बाध्यकारी है, बात खत्म। सीधा सा कहा गया, तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक। कई बार कानून खुद अपने आप में स्पेसिफाइड नहीं होता है, लेकिन उसकी जो व्याख्या होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड होती है। ठीक। जैसे कि इस कई बार कानूनों को या कई बार संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करती है, और जो व्याख्या करती है वो नेक्स्ट टाइम कानून के रूप में यूज़ करने लगते हैं, कानून के रूप में यूज़ होने लगती है, हम उसको फॉलो करने लगते हैं, तो हम उसकी तरफ जाएंगे, उसकी व्याख्या की तरफ जाएंगे। यहाँ पर एक शब्द आएगा कि कानून अगर तिथि बाह्य हो जाए, आउटडेटेड, मतलब आज के ज़माने में वो कानून लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहा है। जैसे कि बदलते हुए समाज के साथ कानून की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। पहले शादी एक बहुत ही ज़्यादा कड़क प्रथा थी, उसका उल्लंघन बिना शादी के साथ रहना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब उसमें ढील मिल चुकी है। तो अब अगर ऐसा कानून लाएं कि शादी करना कंपलसरी है एक एज में, किसी एज में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो क्या हो चुका है, कानून आउटडेटेड हो चुका है। ऐसी कंडीशन में हमें नैतिक मार्गदर्शन के दूसरे विकल्पों पर जाना चाहिए। ठीक। लेकिन जब तक ये हो तब तक तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यदि विधायिका ने अपने हितों के अनुरूप कानून बनाया है जो नैतिकता के विरुद्ध है, तो प्रबुद्ध अंतरात्मा कहती है कानून न्यायपालिका, प्रबुद्ध अंतरात्मा वर्ड हटा दो अभी, क्योंकि वो कल समझ आ जाएगा। आप मान के चलो एक कानून बनाया विधायिका ने, और आपको लगता है ये कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा या हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। जैसे अभी ओबीसी आरक्षण वाला सीन है जिसपे एमपीपीएससी अटकी हुई है, तो कई लोगों को लगा था कि, अधिकतर लोगों को लगा था कि ये बना तो रहे हैं लेकिन ये चैलेंज होगा हाई कोर्ट में। हुआ। आप लोक सेवक हो, आपके पास एक ऐसा केस आया जो किसी कानून से रिलेटेड था, XYZ, जैसे एमपीपीएससी लोक सेवक है, उसके पास आई एमपीपीएससी की भर्ती, और उसके पास एक कानून आया जिसमें कहा गया कि आपको ओबीसी का रिजर्वेशन भाई इतना इतना % देना है, और वो मामला चला गया कोर्ट में। अब भाई साहब को समझ आ गया था पहले ही कि कोर्ट में केस जाएगा, तो उसने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया थोड़े दिन मामलों के लिए। कोर्ट में चला गया तो ऑटोमेटिकली होल्ड है, जब तक जो कोर्ट डिसीजन देगा उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन कई बार लोक सेवक क्या करते हैं, मामले को केवल इसलिए होल्ड कर देते हैं कि ये मामला आगे थोड़े दिनों में ही कोर्ट में जाने की संभावना है। अभी मैं कुछ फैसला कर लूँ, कोर्ट उसको चेंज कर दे, दिक्कत होगी, तो क्या करें, उसको थोड़ा सा रोक ले। ठीक। यदि कानून किसी वर्ग या विचारधारा के अनुरूप बनाया गया है तो यह कानून अनुचित है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि भारत में बोला गया है कि जजिया टाइप के कोई कर नहीं लेंगे संविधान में, गलती से किसी विधायिका ने ऐसा कुछ कानून बना दिया और आप लोक सेवक होने के नाते हैं तो फॉलो करना मजबूरी है। लेकिन आप कोशिश करें क्या, इसको थोड़े दिन के लिए अपने इस काम को क्या करें, होल्ड कर दें। हो सकता है कोर्ट इसको चेंज कर दें।
ठीक, यहाँ पर नोट्स में आपको चीज़ मिलेगी कि कानून अनैतिक हो तो क्या करना चाहिए। अनैतिक मेरी नैतिकता के विरोध में है। जैसे कि जैनियों में एक परंपरा होती है संलेखना है संतारा, मैंने पहले भी बात की थी, बुढ़ापे में बिना खाना पीना खाए अपना जीवन त्याग देना, ठीक, बुजुर्ग होने की एज में। अब कानून सरकार लाई थी संलेखना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, कानून नहीं था सरकार का, कि संलेखना की पाबंदी होनी चाहिए। अगर मान के चलो इस संलेखना के खिलाफ कानून आ जाता, कहाँ से, आपके भारत की संसद से, तो एक आम व्यक्ति क्या क्या कर सकता है इसमें, सामान्य व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। सबसे पहले लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध कर सकता है, धरना, जुलूस, भूख हड़ताल सब उसके पास है। आप अपनी ये सिग्नेचर्स, रेफरेंडम की मांग आप किस तक पहुंचा सकते हो, ये सब चीज़ें अपनी संसद तक पहुंचा सकते हो। विरोध, अगर विरोध ज़्यादा होगा संसद आएंगे। अभी एनआरसी सीएए के ऊपर शाहीन बाग और भारत के कई एरियो में यही विरोध हो रहा था कि कानून सही नहीं है। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करना, वो कर सकते हैं। अगर विरोध हिंसक होगा तो गलत है, सरकार इसके ऊपर हार्ड एक्शन लेगी। अगर हिंसक नहीं है और आम जनता के लिए प्रॉब्लम का नहीं है तो सरकार विरोध करने का अधिकार किसी से नहीं छीन सकती। विरोध करने का अधिकार बिल्कुल एक मौलिक अधिकारों जैसा ही अधिकार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक, और क्या करा जा सकता है भाई साहब, एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा मीडिया से चर्चा कर सकता है। वो पब्लिक डिबेट, अर्णव गोस्वामी के शो में जाके चिल्ला के बोलो, शायद जनता का ध्यान जाए, जनता आकर्षित होगी तो सरकार को मानना पड़ेगा। जन जागरूकता, आम जनता को बताएं कि भाई गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। जनहित याचिका, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाए, बिल्कुल काम में आएगा। ठीक, सिविल सेवक हो तो क्या करना चाहिए, सिविल सेवक हो और लग रहा है मामला अनैतिक है, पहले ही लग रहा है कोर्ट में जा सकता है, तो आप अपनी कलम चला, अपने ऊपर वाले अधिकारी को कलम चला के एक सुझाव के तौर पे बता सकते हैं, सर ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। बड़े लेवल के अधिकारी हैं तो विधायिका को बता सकते हैं, सर आप जो बना रहे हो उससे ये दिक्कत आ सकती है, इसमें ये कमी है, इसको सुधार ली जाए, ये आप कर सकते हो। लेकिन आपकी बात नहीं मानी गई, कानून बन गया और आपको लग रहा है कि कानून न्यायपालिका में न्यायपालिका जाने वाला है, तो आप उस लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा होल्ड ज़रूर कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं खींच सकते। कानून के अनुसार काम करना लोक सेवक के लिए ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले बोला था, नैतिक मार्गदर्शन में अगर कानून स्पष्ट है तो बिना लोड लिए कानून फॉलो करना है। लेकिन अगर मामला कोर्ट में चला गया, जैसे कि एमपीपीएससी का चला गया, इस टाइम चला गया, अब कोर्ट में चला गया, तो उस कानून पे लोक सेवक को कोई काम ही नहीं करना, चैन से बैठना है, कोर्ट जो फैसला देगी वैसा करेगी, ख़त्म बात, बीच में अपने को पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट ने फैसला दिया कानून सही है, चाहे वो आपकी पर्सनल नैतिकता के खिलाफ है, अब आपको पालन करना ही पड़ेगा। आप जैन साहब हो, कलेक्टर हो और आपको बोला गया है संलेखना रोकना आपकी जिम्मेदारी है, यही कानून है, आपकी पर्सनल नैतिकता कहलाती है, ये सही है मेरे धर्म के हिसाब से, लेकिन अब रोकना मजबूरी हो चुकी है आपकी, ये कानून है। ठीक, तो आम व्यक्ति के लिए तो बहुत कुछ है, मीडिया से बात कर सकता है, जुलूस निकाल सकता है, धरना कर सकता है, भूख हड़ताल कर सकता है, जन जागरूकता कर सकता है, जनहित याचिका दायर कर सकता है। लोक सेवक के लिए इतने ऑप्शन नहीं है। कानून बनने के पहले या तो वो सूचना, या तो अपनी कलम से ऊपर वालों को बता सकता है एक, या फिर क्या, कानून बन गया है, कोर्ट में लंबित है, तब तो थोड़े दिन शांत बैठ सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ने भी कानून का अप्रूवल दे दिया है तो जैसा कानून है वैसे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि कानून के अनुसार काम करना ही इसकी मजबूरी है। ठीक, यहाँ पे ज़बरदस्ती एक चीज़ मैंने जोड़ दी, ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी कि कानून कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने लिख दिया, तो ज़बरदस्ती का था। प्राकृतिक और कृत्रिम सकारात्मक, आप पॉलिटी में अच्छे से पढ़ चुके होगे इस चीज़ को। प्राकृतिक कानून वही जो सार्वभौमिक होता है, जो अपरिवर्तनशील होता है, मुझे सांस लेनी है तो लेनी है, कोई भी कानून बना के मेरे सांस लेने को नहीं रोक सकता, तो यही वाला चीज़ ये है प्राकृतिक कानून, जो प्रकृति ने बनाया। महिला को गर्भकाल में छुट्टी चाहिए, वो काम नहीं कर सकती, प्राकृतिक कानून। ठीक, तो ये तो प्रकृति है। दूसरे कानून होते हैं कृत्रिम सकारात्मक, जो कि बनाए जाते हैं दूसरे लोगों के द्वारा। कृत्रिम सकारात्मक कानून जैसे कि हमारे भारत सरकार की संसद ने बना दिए कानून, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो कानून जो धर्म से चलता है, देवीय कानून कहते हैं, हमारी किताब, धार्मिक किताब में लिखा है ऐसा करना है, जैसे शरिया, मुस्लिमों में शरिया कानून, वो देवीय कानून है या धार्मिक कानून है। या दूसरा मानव का सकारात्मक कानून, जो कि इंसानों ने बनाया गया है, जो कि वर्तमान प्रगतिशील लोकतांत्रिक देशों में काम में आता है। तो यहाँ तक आज की कहानी अपन विराम देते हैं। एक अच्छी स्पेशल चीज़, हाँ, मुझे मैसेज करके कई लोगों ने बोला सर लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे, करिए लेक्चर अपलोड। थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट का, मैं करता नो डाउट, लेकिन वो थोड़ा सा काम में बिजी था, करके नहीं कर पाया।
और मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए, थोड़े लोगों के आए हैं कि सर एनवायरनमेंट की पीडीएफ मिल जाएगी क्या, कहीं क्वेश्चन आंसर राइटिंग में चल रहे हैं उसके लिए। तो मैं दो बात बता दूं, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ साथ में लेके नहीं चलता, नहीं होती है मेरे पास। क्यों करूँगा, मतलब जो सब्जेक्ट इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो उसको पढ़ने के लिए पढ़ने की खास ज़रूरत भी नहीं पड़ती अब, तो क्या करूँगा पीडीएफ रख के, तो मेरे पास नहीं है। किसी पुराने स्टूडेंट को जो घर लेके गया हो आप उससे मांग सकते हैं। दूसरा पर्सनल सजेशन, जो चीज़ नहीं ही पढ़ी है तो इस कागज़ से टीप के इस कागज़ में लिखने से कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो उस पर फोकस करें जो पढ़ी हुई है या जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। 19 का भी एग्ज़ाम, 2019 का भी एग्ज़ाम, बस मैं 2 मिनट, 2019 का भी एग्ज़ाम जब भी आएगा इंदौर के ओपन होने के बाद ही आएगा, ऐसी उम्मीद मुझे है। क्लासेस चालू होने के बाद ही एग्ज़ाम लेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि इंदौर ओपन के बाद ही होगा। तो अगर क्लासेस चालू होने के बाद अगर 2 महीने का भी टाइम बचता है 19 वालों के लिए, तो मैं 19 के बैच में इन्वायरमेंट करा चुका हूँ, मैं 19 के बैच में टेक्नोलॉजी और आपका एनर्जी भी करा ही दूंगा। 2 महीने भी बचता है तो भी, अगर क्लासेस चालू होती हैं तो उस सब्जेक्ट का टेंशन ना लेना, वो मैं करा ही दूंगा विद आंसर्स वांसर सब। ठीक, तो अभी मेरे पास पीडीएफ नहीं है इसलिए नहीं सेंड कर सकता, तो यहाँ पे अपन विराम देते हैं, कल मिलेंगे, धन्यवाद।